एक शहर में शांति नाम की एक सास, उसका बेटा प्रशांत और बहू निर्मला रहते हैं। शांति बहुत घमंडी, गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव की रहती है और बहू निर्मला बड़े निर्मल और सुंदर स्वभाव की मासूम महिला होती है। बहू, तूने चाय नाश्ता तो मुझे दे दिया, अब बिस्किट और नमकीन कौन लेकर आएगा? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से लेकर आ। हाँ सासू माँ, अभी लाई। बहू बिस्किट और नमकीन भी प्लेट में रखकर ले आती है और टेबल पर रख देती है। कैसा नाश्ता बनाया है? इसमें घी डाला ही नहीं। जा जल्दी से जा और इसमें 3 चम्मच घी डाल कर ला। कंगाल के घर से आई है, इसीलिए बार बार नाश्ते में घी कम डालती है। मेरा बेटा कमाता है, बता तेरा क्या जाता है? माँ जी, अधिक घी आपके लिए नुकसानदायक है। मैं घी ला रही हूँ, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घी कम खाइए। मुझे सिखा रही है? बड़ी डॉक्टर बनती है। जा, जो कह रही हूँ वही करना, वरना डंडे से तुझे समझाऊंगी। बहू घी लाती है और सासू माँ के नाश्ते में 1 चम्मच डाल देती है। 2 चम्मच और डाल। इतना कहकर सास शांति खुद अपने हाथों से 2 चम्मच घी निकाल कर ले लेती है। माँ जी बस करिए। शांति उसे जोर से धक्का देती है। बहू निर्मला सर झुकाकर वहाँ से हटकर वॉशरूम में चली जाती है। बहू, बहू, अरे निर्मला, बहरी हो गई क्या? कब से बुला रही हूँ तुझे। आई माँ जी, वॉशरूम चली गई थी। कहिए ना, क्या करना है? दाल चावल रख दे और आकर मेरे पैर दबा दे। निर्मला कुछ देर के बाद आकर अपनी सास के पैर दबाने लगती है। ऐसा लगता है तेरे हाथ में जोर ही नहीं, किस मरीज से पाला पड़ गया है। बहू निर्मला जोर लगाकर पैर दबाने लगती है। अरे नालायक, मेरा पैर तोड़ देगी क्या? तेरा तो वही हाल है कि या तो बैल चले ही नहीं और चले तो मेड़ ही उखाड़ डाले। जरा आहिस्ता आहिस्ता चला। फिर से तेरे हाथों को लकवा मार गया। निर्मला सर झुकाकर पैर दबा रही है। अब जा रसोई बना, आधे घंटे बाद मुझे भूख लग जाएगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। निर्मला जाकर रसोई में रेडियो ऑन करके खाना बनाने लगती है। शांति रेडियो का स्विच ऑफ कर देती है। तू सुनेगी गाना तो क्या पकाएगी खाना? सब गुड़ गोबर कर देगी। एक हम थे जो बिना रेडियो बिना टीवी के जीवन बिता चुके हैं। टीवी रेडियो तो छोड़ो, गांव में बिजली भी नहीं थी। आजकल तुम लोगों के नए नए चोचले, नए नए नखरे। अगर मैं ध्यान न दूं तो खाना भी चौपट हो जाए। ऐसा बना देगी कि कुत्ता भी ना खाए। हाँ माँ जी, मैं तो सब कुछ आपसे ही सीख रही हूँ। यह एक बात तूने समझदारी की है। यह भी आपकी ही कृपा है माँ जी। चल चल, ज्यादा मक्खन मत लगा, गुड़ ढंग सीख ले, हाथ चला। इतना सारा लेक्चर देकर शांति सोफे पर बैठकर टीवी ऑन करके सास बहू का सीरियल देखने लगती है। कुछ देर के बाद निर्मला धीरे से आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, भोजन तैयार है, लेकर आऊं? रुक जा, आज नाश्ता ज्यादा हो गया था, थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। ठीक है माँ जी। अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, एक बार घर में फिर से झाड़ू मार दे, कोने कोने का कचरा निकाल लेना। ठीक है माँ जी। ठीक है कहती रहती है, लेकिन कोई काम ठीक से करती नहीं है। ठीक है माँ जी, सॉरी। शांति आंखें बड़ी करके गुस्से से देखती है और बहू वहाँ से धीरे से हट जाती है। कुछ देर के बाद बहू शांति के पास आती है। माँ जी, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना ला रही हूँ। पूरा खाना गरम कर ले, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। तू खाना पका रही है कि गरम कर रही है? माँ जी, गरम करके ला रही हूँ। निर्मला खाना लगा देती है और पानी और छाछ की गिलास भी लेकर आ जाती है। यह क्या, तेरा हर काम उल्टा रहता है। मैंने दही कहा था तो तू छाछ लेकर आ गई। ठीक है माँ जी, दही लेकर आती हूँ। शाम को प्रशांत ड्यूटी पर से घर आ जाता है। आ गया बेटा, दिन भर ऑफिस में काम कर करके थक जाता है। यहाँ बहू मजे करती रहती है, हर काम उल्टा पुल्टा करते रहती है। माँ, मैं अभी अभी ड्यूटी पर से आया हूँ और आप निर्मला की कंप्लेन लेकर बैठ गई। अब तू उसकी कंप्लेंट क्यों सुनेगा? बहू का जादू सर पर चढ़ गया है, माँ का सारा प्यार उतर गया। माँ, कैसी बात कर रही हो? आपका स्थान सर्वोपरि है।
रात हो जाती है, ठंडी लगने लगती है। शांति स्वेटर पहन लेती है। माँ जी, एक मोटा वाला कंबल दे दीजिए, आज बहुत ठंड है। मोटा वाला कंबल दे दीजिए, तेरे बाप ने दहेज में दिया था क्या? माँ, कैसी बात कर रही हो? मैं ठंड से सिकुड़ जा रहा हूँ, जल्दी से कंबल दे दीजिए। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। बहू, जल्दी से कंबल लेकर आ जा, मेरे बेटे को ठीक से उड़ा देना, इसके बाद आकर मेरे पैर दबा देना। ठीक है माँ जी, मैं स्वेटर पहनकर आती हूँ, जल्दी से आ जा। निर्मला स्वेटर पहनते पहनते अपनी सास के पास आ जाती है और उनके पैर दबाने लगती है। अब ले, हाथ दबा। निर्मला अपनी सास का हाथ दबाने लगती है। इतने में शांति उसे अपने हाथ से जोर से धक्का देती है और खुद हथेली के दर्द से परेशान हो जाती है। मेरा हाथ, हाय दैया, इसकी वजह से मेरे हाथ में मोच आ गई। हाय राम, सत्यानाश हो इसका। क्या हुआ माँ? तेरी बीवी की वजह से मेरे हाथ में मोच आ गई। हाय, बहुत दर्द हो रहा है, इसका शरीर नहीं पत्थर है। निर्मला, तुमने क्या किया? माँ जी ने मुझे हाथ। हाँ, अब मेरी झूठी शिकायत कर दे, कह दे मैंने तुझे मार दिया। नहीं माँ जी, आपका कोई कसूर नहीं, मुझे ही हट जाना चाहिए था। मेरी वजह से आपके हाथ में मोच आई। मैं आयोडेक्स लेकर आती हूँ। निर्मला आयोडेक्स लेकर आती है। वो अपनी सास की हाथ पर धीरे धीरे मलने लगती है। अरे बाप रे, अरे धीरे लगा, हाथ तोड़ेगी क्या मेरा? माँ, रात ज्यादा हो गई है, कल सवेरे ही मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। अभी आराम से सो जाइए। अब मुझे आराम क्या आएगा, सारी रात दर्द में बितानी होगी। रात को निर्मला उठकर सासू माँ को देखने के लिए आती है। उसकी सास शांति खर्राटे मारती हुई सोती दिखाई पड़ती है। निर्मला फिर से अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। अच्छा हुआ, माँ जी को आराम हो गया। निर्मला, तुमने जो आयोडेक्स लगाकर माँ की मालिश कर दी, उसका बड़ा फायदा हुआ, उन्हें आराम मिल गया। अब तुम खुद भी आराम से सो जाओ। एक दिन शांति सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है और अचानक उसके पैर में तकलीफ होने लगती है। अरे बहू, जल्दी आ, देख मेरा एक पैर उठ नहीं रहा है, मुझसे बोला नहीं। निर्मला दौड़ कर आई और अपनी सासू माँ को सहारा दिया। उसने तुरंत ऑटो बुलाया और सहारा देकर सासू माँ को उसमें बिठाया और अस्पताल लेकर चली गई। वहाँ इलाज चालू हो गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। आपने एक काम बहुत अच्छा किया कि इन्हें तुरंत अस्पताल लेकर आ गई, वरना इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती। मुझे लगता है इन्हें पैरालिसिस। हाँ, आपका अंदाजा सही है। अब इनका बड़ा ध्यान रखना होगा। इनका ब्लड टेस्ट, एक्सरे और हर प्रकार की जांच हो जाए, फिर हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। प्रशांत भी हॉस्पिटल आ जाता है। निर्मला, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो माँ को तुरंत अस्पताल लेकर आ गई। यह मेरी भी तो माँ है। दूसरे दिन इनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। तेल मसाला कम, दूध की मलाई और घी बिल्कुल नहीं खाना है। इन्हें कुछ एक्सरसाइज भी करनी होगी। कुछ दिनों के बाद शांति हॉस्पिटल से घर आ जाती है। निर्मला उसका पूरा ध्यान रखती है। उनकी तबीयत में सुधार भी आने लगता है। निर्मला बिटिया, मैंने तुझे बहुत दुख दिए, इसके बावजूद तुमने कभी कोई शिकवा नहीं किया। मेरी सेवा में हमेशा लगी रही, हमेशा मेरी मार और डांट सहती रही। तूने हमेशा मेरा भला ही चाहा है। तुमने बीमारी में भी मेरी बहुत सेवा की। एक बेटी भी इतना नहीं कर पाएगी। तू मेरे लिए एक बेटी से बढ़कर है। तूने एक बेटी से भी बढ़कर फर्ज निभाया है, लेकिन मैं एक माँ का फर्ज नहीं निभा पाई। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने मुझे बिटिया का दर्जा दे दिया, इससे बड़ी चीज मेरे लिए और क्या हो सकती है। शांति ने निर्मला को अपने गले लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। एक राजा के राजमहल के पास बहुत बड़ा बगीचा था। उसके बगीचे में बहुत सारे पंछी निवास करते थे। उन्हीं सारे पंछियों में एक बुलबुल भी था। वो बुलबुल बड़ा ही सुंदर था।
उसकी जादुई सुरीली आवाज के सभी कायल थे। सुरीली कोयल भी बुलबुल की दिलकश आवाज की दीवानी थी। जब बुलबुल गाने लगता था तब लोग खड़े होकर मंत्रमुग्ध होकर उसकी आवाज को बड़े ध्यान से सुनते थे। उसकी आवाज के जादू से पेड़ पौधे फूल पत्तियां भी झूमने लगती। पूरे राज्य में समृद्धि और खुशहाल थी। राजमहल की रानी भी उसकी आवाज की दीवानी थी। राजा का माली कहता है, ये बुलबुल ही इस बड़े बगीचे की रौनक है। इसके बिना ये उपवन अधूरा रहेगा। फिर दूसरा माली कहता है, सच कह रहे हो भाई, मैंने भी कई बुलबुल देखे हैं, लेकिन ऐसी जादुई आवाज इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। एक बार रनिवास में राजा अपनी रानी के साथ विश्राम कर रहे थे। तब बुलबुल के गाने की आवाज रानी के कानों में पड़ गई। रानी तुरंत उठकर झरोखे की तरफ बढ़ गई और बुलबुल की प्यारी आवाज सुनने लगी। बुलबुल अपनी प्यारी आवाज में गा रहा था। रानी अपने सारे शुद्ध बुद्ध खोकर उसे सुनने में मगन थी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो भी रानी के पास उठकर चला आया। फिर राजा ने कहा, वाह क्या बात है, बहुत सुरीली आवाज है। ये कौन सा पंछी है? फिर रानी कहती है, ये एक बहुत ही प्यारी बुलबुल है। इसी बागीचे में रहती है और अपनी मधुर आवाज से सभी लोगों का मनोरंजन करती है। इस बुलबुल को तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। ये एक आजाद पंछी है, इस बागीचे की शान है। इसे स्वच्छंद होकर गाने देना चाहिए। फिर दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य मंत्री से कहा, राजमंत्री, हमारे राजमहल के पास के बगीचे में एक बहुत ही सुरीला बुलबुल रहता है। उसे पकड़कर हमारे सामने हाजिर करवाया जाए। फिर राजमंत्री कहते हैं, ठीक है हुजूर, ऐसे ही होगा। दूसरे ही दिन मंत्री के कहने पर राजा के कर्मचारियों ने उस बुलबुल को पकड़ लिया और एक पिंजरे में कैद कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। फिर राजा कहते हैं, क्या ये वही बुलबुल है जिसकी सभी लोग इतनी तारीफ करते हैं? हाँ राजन, ये वही बुलबुल है। ठीक है, मैं जहाँ भी रहूं इसे वहीं मेरे पास ही रखा जाए। पिंजरे में कैद होने के बाद बुलबुल ने चहकना बंद कर दिया। उसकी सुरीली आवाज को सुनने के लिए लोग तरसने लगे। राजा ने कहा, राजमंत्री, अब ये गीत क्यों नहीं सुनाता? हुजूर, ऐसा लगता है कि इसकी आजादी छिन जाने के कारण ये मायूस हो गई है। पहले ये आजाद पंछी था और अब हमारी कैद में है। एक दिन राजा बगीचे में घूमने के लिए निकले। क्या बात है, बगीचे में अब वो रौनक नजर नहीं आ रही है। क्या इसके रखरखाव का ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता? हुजूर, सारी व्यवस्था वैसी की वैसी ही है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो। पौधे और लताएं मुरझाने लगी हैं, वृक्षों पर फल भी नहीं लगते, बाहर रूट सी गई है, फूल नहीं खिल रहे हैं। बगीचे के रखरखाव के लिए और कर्मचारियों का नियुक्त करें। ठीक है हुजूर, ऐसे ही होगा। रानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। राज वैद्य की दवा का भी कोई असर ना हो पाया। राजा का खजाना खाली होने लगा। हमारी महारानी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं। राज के खजाने पर भी संकट आ गया है। गुप्तचरों ने सूचना भी दी है कि पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। फिर राजमंत्री ने कहा, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। हे राजन, ये बुलबुल कोई साधारण बुलबुल नहीं है। ये चमत्कारी शक्तियों से विभूषित पंछी प्रतीत होता है। जब से हम लोग ने इसे कैद किया है, तब से कुछ न कुछ अप्रिय घटना घट रही है। यदि हम इसे आजाद कर दे तो हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। ठीक है,
बुलबुल के पिंजरे को मेरे सामने ले आइए। बुलबुल के पिंजरे को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने अपने हाथों से ही पिंजरे का मुंह खोल दिया और कहा, हे बुलबुल, हमने तुम्हें कैद करके बहुत बड़ी गलती की है, हमें क्षमा कीजिए। आज से तुम आजाद हो। बुलबुल आजाद होकर वहां से उड़ने लगा और बगीचे में पहुंच गया। वो सुरीली आवाज से फिर से गाने लगा। पेड़ों पर फल आने लगे, फूल खिलने लगे, भंवर गुनगुनाने लगे। रूठी हुई बहार लौट आई। बगीचे में नई रौनक सी आ गई। आज से किसी भी पंछी को पिंजरे में कैद नहीं रखा जाएगा। सभी पिंजरे के पंछियों को आजाद किया जाए। रानी स्वस्थ हो गई और खजाने की हालत दुरुस्त हो गई। सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। राजा, रानी और राज्य के सभी कर्मचारी खुशियां मनाने लगे। इससे हमें यह सीख मिलता है, हर पंछी को खुली हवा, खुला आसमान चाहिए। उड़ने और चहकने के लिए जहान चाहिए।